नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ये डिजिटल बोर्ड आ गया था, उसके बाद से वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सब लोग बोलेंगे कि आखिर हम लोग माइक ले लिए, डिजिटल बोर्ड ले लिए, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है, तो समय का अभाव है। इसी बीच में जब टाइम मिलता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे देते हैं सहारा रिफंड से अपडेट रिलेटेड। लेकिन अब क्या करना है, अपडेट के साथ साथ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि सहारा में तो पैसा फंस गया है, वो अब भगवान भरोसे है, जितना निकल जाए, और सरकार भरोसे, दोनों चीज़ है, वो चलते रहेगा, उसका अपडेट आते रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में एक आध वीडियो हम लोग इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, जिससे आप लोगों को आगे जाके फायदा हो। ये तो सब लोग जान गए हैं कि जब तक कोई रेगुलेटरी किसी संस्था पर अपने अंदर में नहीं ले, उसका कोई लाइसेंस नहीं हो, तब तक इन्वेस्ट तो लोग अब नहीं करेंगे। ये सोसाइटी और ये सीआरसीएस का बस का बात नहीं है। लोग अब आईआरडीए हो गया, आपका इंश्योरेंस का हो गया आईआरडीए, फिर आपका सेबी हो गया या आरबीआई हो गया बैंकिंग के लिए, ये तीनों में से कोई एक ना एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे कंट्रोल होना चाहिए कंपनियों का, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों का जमा धन सेफ रहता है। इसे डूबने के लिए तो कहीं भी डूब सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लगाने वाले के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो पैसा किस कंपनी में लगाते हैं, क्या देख के लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी आरबीआई वाला कंपनी नहीं डूबता है या सेबी से जिसका कंट्रोल है वो नहीं डूबता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है जिसका कंट्रोलिंग कोई नहीं रहता है वो पैसा रिफंड होने में, जैसे सहारा में हो रहा है। ये कभी भी आरबीआई का लाइसेंस लेके जेन्युइन तरीके से काम करने का नहीं कोशिश किया। एक लाइसेंस आरएनबीसी का था, इसका फाइनेंशियल का, वो इससे नहीं चल पाया। वहीं की आरबीआई का जो गाइडलाइन था उस हिसाब से इसको चलना था, लेकिन इसको अपने हिसाब से सुब्रत राय सहारा जी को चलाना था, किसी रेगुलेटरी को नहीं मानने वाले थे। तो उसी क्रम में लास्ट में इन्होंने ओएफसीडी एक जारी कर दिया बिना सेबी के परमिशन का ही, और इनका कहना था कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। तो आज हम लोग थोड़ा सा ओएफसीडी के बारे में जानेंगे। ओएफसीडी, तो ओएफसीडी सब लोग सुनता है, लेकिन आखिर है क्या ये ओएफसीडी? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इंग्लिश तो ये सब लोगों को पता है, लेकिन एक जैसे मार्केट से किसी को पैसा उठाना है तो सीधा सीधी दो रास्ता होता है, या तो शेयर अपना इशू करे सेबी के गाइडलाइन में, और शेयर के बदले में लोग पैसा देते हैं और पूंजी आ जाता है कंपनी के पास, और दूसरा रास्ता है कि आप डिबेंचर दें। डिबेंचर का हिंदी होता है ऋण पत्र। तो उसमें क्या होता है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है डिबेंचर में। शेयर में आपका क्या रहता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो ओएफसीडी के बारे में 2 मिनट में हम लोग आज समझ लेंगे और इस वीडियो को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। बाद बाकी ऐसे ही आप लोग टॉपिक जो बोलिएगा, कमेंट करिएगा, उस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ बताने का जो हमको पता है। नहीं पता रहेगा तो उसको पढ़ के बताना पड़ेगा कि ये चीज़ ही है। सारा चीज़ तो एक आदमी को जानकारी हो नहीं सकता है। चूँकि हम फाइनेंस अकाउंट्स के बैकग्राउंड से हैं तो हम बता सकते हैं आप लोगों को अकाउंटिंग, बैंकिंग, आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, इस सब मैटर पे आपको सजेशन दे सकते हैं। बाद बाकी आप लोग को पहले से भी पता होगा, हमसे ज़्यादा ही बहुत लोग जान रहे होंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उन लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। अगर वो चाहें कि कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट पे आप बोलना चाहते हैं तो हम आपको लिंक देंगे अपने चैनल से जोड़ के, उनका भी बात लोगों तक पहुँचाया जाएगा कि लोग बेनिफिट उसका उठा सके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो आज जानते हैं हम लोग ओएफसीडी के बारे में। ओएफसीडी एक तरह से मार्केट से पैसा लेने का एक तरीका है, और ये क्या होता है कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि आगे चल के डिबेंचर जो है, जो ऋण पत्र है, ऑप्शन उसके पास ये भी रहेगा कि कंपनी इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। कन्वर्टेबल, कन्वर्ट किस में होगा, डिबेंचर जो है उसको शेयर में किया जा सकता है। ऑप्शन रहेगा, बॉन्डिंग नहीं रहेगी कि हम ओएफसीडी खरीदे हैं तो हमको शेयर में जाना ही है। वो कंपनी डिसाइड करेगी, और जिसका इन्वेस्टमेंट है वो, अगर कंपनी ऑप्शन देती है कि आपको ऑप्शन, हम शेयर बेचना चाह रहे हैं, आप लेना चाहे तो ले सकते, लेकिन ऑप्शनल ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आगे चल के हम आपको शेयर दे देंगे। तो इसी में सहारा फंस गई,
जैसे रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो बॉन्ड इशू किया गया था 18,000 करोड़ के आसपास रियल एस्टेट और 7,000 करोड़ हाउसिंग में, जिसमें सहारा से भी विवाद चल रहा है। विवाद तो ख़त्म हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा गया, उसमें बोला गया कि ये इलीगल है, मतलब कि ये सेबी के परमिशन के हिसाब से इशू होना चाहिए था, उसका गाइडलाइन नहीं इसमें पालन किया गया, इसीलिए आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का भी कि आप विथ इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट के साथ लोगों को वापस कर दीजिए। लेकिन सहारा वापस करने की जगह पे इसको दूसरे कंपनी में फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट शेयर में नहीं किया, फिर एक नया पैंतरा क्यूसॉप लाया था और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पे इसको एडवांस बोला गया। वहाँ पे भी सेबी का लाइसेंस नहीं था, ना आरबीआई का था क्यूसॉप में, कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आप लेके जा रहे हैं तो अगर यहाँ मैटर फंसा तो वहाँ भी फंस सकता था, लेकिन वहाँ पे मोड चेंज कर दिया गया कि ये डिपॉजिट नहीं है, ये एडवांस है। और एडवांस जब है तो अब आपको इस पे इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, इंटरेस्ट का बात नहीं था, तब आ गया पॉइंट में कि इतना गुना आपका पैसा बढ़ जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं बोला गया, मतलब चक्रव्यूह रचा गया एक तरह से पैसा नहीं देने के लिए, और उस चक्रव्यूह में खुद सहारा ही फंस के खत्म हो गई है। और ईडी और सारे डिपार्टमेंट एसएफआईओ सब जांच पड़ताल कर रहा है। तो एक तरीके से ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हुआ था, और ये इस पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, शेयर ये नहीं है, शेयर में रिस्क रहता है, शेयर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे लाभांश मिलता है। तो 2-3 अंतर है शेयर और डिबेंचर में, यही चीज आप लोगों को बताना था हमको, कि जो डिबेंचर हुआ वो उसमें मालिकाना हक आपके पास नहीं आता। आप एडवांस किए, जैसे एफडी करते हैं बैंक में कि 1 लाख आज किए, 8% पे किए तो अगले साल 1,08,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर शेयर में 1 लाख लगा दिए आप तो वो 1,15,000 भी मिल सकता है और 90,000 भी आ सकता है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है, शेयर का वैल्यू ऊपर नीचे होते रहेगा। वहाँ पे मालिकाना हक मिलता है आपका। अगर किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं तो वोटिंग राइट रहता है आपको, आप मालिक रहते हैं। अब एक ही शेयर का हो लेकिन मालिकाना हक रहता है, लेकिन डिबेंचर में ये चीज़ नहीं होता है। डिबेंचर केवल और केवल आप पैसा दिए हैं, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कंपनी जब खत्म होगी, डूबेगी तो जो पूंजी लगाया लास्ट में उसी का डूबता है, लेकिन उसके पहले ही डिबेंचर का पेमेंट होता है। जब लिक्विडेशन होता है तो पहले डिबेंचर होल्डर को रिफंड किया जाएगा, तब शेयर बचेगा तो शेयर होल्डरों को मिलता है, तो रिस्क भी ज़्यादा है। यही अपडेट देना था, फिर बाकी आगे भी ऐसा ही वीडियो आते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।